नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत के एक और पड़ोसी देश में तख्तापलट हो चुका है। पिछले दिनों श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, उससे बहुत पहले अफगानिस्तान में हुआ, और आज हमारा जो पड़ोसी और सबसे अच्छा मित्र पड़ोसियों में जो था बांग्लादेश, उसमें भी तख्तापलट हो चुका है। अब यह संयोग है, प्रयोग है, या फिर कोई साजिश है? छात्रों के नाम पर प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन सड़कों पर किया गया और नतीजा यह निकला कि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान में है। माफ कीजिएगा, हमारे विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की है। उनसे मुलाकात करने के लिए विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बांग्लादेश की हैं। सरकारी जो प्रधानमंत्री आवास था, उस पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। जमायत इस्लामी है, उसने जश्न मनाने का ऐलान किया है। सेना ने कहा है जल्द ही राजनीतिक दलों से बात करने के बाद अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। इंटरनेट पर पाबंदी है, एयरलाइंस बंद हो गई हैं। हमारे देश की एयर इंडिया ने भी वहां के विमानों पर पाबंदी लगा दी है। तो नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से विदेश मंत्री ने मुलाकात की पहले शेख हसीना से, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं, तो क्या कोई संदेश लेकर गए हैं, या फिर भारत कोई इंटरवीन करेगा बांग्लादेश की सरकार में, सेना से बात करेगा? क्या कुछ अपडेट? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे विदेश मंत्री का मिलना जरूरी था, क्योंकि जो हालात है उस हिसाब से वो मिले हैं। और अब वो सारे जो भी बातें हैं, जो कन्फ्रंटेशन हुआ है, जो डिस्कशन हुआ है, वो भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब भी किसी भी देश से में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की बातें बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर होता है कि वो उस देश का कॉन्फ्लिक्ट है, उस देश को ही संभालना पड़ेगा, भारत इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। और भारत से सीख करके ही जब ये प्रदर्शन जुलाई में स्टार्ट हुआ था, जिसको उर्दू में इत्तेहाद कहा जाता है, जब ये स्टार्ट हुआ था तो 53 लोग जो सऊदी अरब में बांग्लादेशी रहते थे, उन्होंने सऊदी अरब में ये प्रदर्शन स्टार्ट किया था। और सऊदी अरब के सरकार ने 53 लोगों में से 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी, और बाकी लोगों को कैद बामुशक्कत, मतलब लाइफ टाइम जेल के अंदर की कस्टडी की सजा सुनाई गई थी। मतलब कि जिस देश का इत्तेहाद है, जिस देश का कॉन्फ्लिक्ट है, उस देश को संभालो। जो उस देश का आकर के विभिन्न देशों में रह रहा है, वहां पर उस देश को आप परेशान या बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर सकते। अब बात हमारे चिंता पर आती है अभिषेक जी, ये तो प्रोटोकॉल का मामला हो गया जी। सत्ता की लालच, पावर का लोभ और चेयर पर बैठने का ललक और पैसे कमाने का ठरक, ये विपक्षी दलों में इतना कूट के भर गया कि इन्होंने देश को आज खतरे में डाल दिया है। इन्होंने देश को आज ऐसी चिंता में डाल दिया है कि जब मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये ज़ॉम्बीज नाच, नंगा नाच हो सकता है, तो जो घुसपैठिया बांग्लादेश के हमारे देश में आकर के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और झुग्गी झोपड़ी में और कई मुसलमान नेताओं के कार्यकर्ता बन करके बैठे हुए हैं, वो कब ये नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हर हाल में कर सकते हैं। इनके वोट को पाने के लिए, अपना इन घुसपैठियों को अपना पॉकेट वोट बनाने के लिए, कुछ मुख्यमंत्री ने तो इनको ओबीसी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया, कुछ मुख्यमंत्री ने तो इनको अपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में नौकरी भी दे डाली, कुछ मुख्यमंत्री ने तो अपने मंच से बांग्लादेश के घुसपैठियों को दावत भी दे डाला, कुछ रजाकार फौज के एमआईएम के सरबरा असदुद्दीन अवैसी साहब ने तो अपने 2 विधायक ही बैठा दिए थे, बुलाओ घुसपैठियों को और बनाओ हमारी ताकत। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त में माधवी लता जी ने तकरीबन 8 लाख फेक वोटर आईडी कार्ड को इलेक्शन कमीशन के गोद में जाकर रखा था।
गोद में कि ये फेक आईडी कार्ड है, इस पर स्क्रूटनी होनी चाहिए, जांच होना चाहिए कि ये लोग हैं कौन। इसी लोकसभा इलेक्शन 2024 में पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी ने 80,221 फेक वोटर आईडी कार्ड बंगाल के इलेक्शन कमीशन के गोद में जाकर के रखा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफिस से ही किया था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। और जब जब इस देश के गृह मंत्री ने एनआरसी पर जोर दिया, जब जब आसाम के मुख्यमंत्री ने एनआरसी पर जोर दिया, जब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एनआरसी पर जोर दिया, तो छाती पीटने के लिए विपक्षी दल आया, हाय मुसलमानों पे अत्याचार मत करो, हाय मुसलमानों पे अत्याचार मत करो। तो ये जो ज़ॉम्बीज की तरह शेख हसीना के घर पर तांडव कर रहे हैं, उसके बेडरूम में मुगलिया सल्तनत की तरह टांग पे टांग चढ़ाकर बैठे हैं, ये कौन है? ये मुसलमान नहीं है तो क्या है? कहीं तो संसद के पटल पर राहुल गांधी जी कहते थे इस्लाम बड़ा खूबसूरत है और अभय मुद्रा ढूंढते हैं। आज राहुल गांधी जी अपना कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ? नहीं, ऐसे मुद्दों पर उनका बयान नहीं आता, ऐसे मुद्दे पर वो चुप हो जाते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके जी नहीं, अभिषेक तो फिर ऐसी सेलेक्टिव राजनीति वाला नेता भी भारत को बिल्कुल थूक देना चाहिए। भारत के जनता को ऐसी सेलेक्टिव राजनीति, ऐसे लालची नेताओं के ऊपर थूकने की जरूरत है। आज मेरा देश खतरे में है, आज बॉर्डर पे आपने हाई अलर्ट किया है, लेकिन जो जिहादी, जो जमायते इस्लाम के लोग जो यहाँ एंटर कर चुके हैं, क्या भरोसा है कि वो आज रात में नहीं यहाँ पर इत्तेहाद स्टार्ट कर देंगे? आप कैसे दावा ले सकते हैं? क्या राहुल गांधी इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि रात तक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई प्रदर्शन नहीं निकलेगा? क्या कोई शाहीन बाग नहीं बनेगा? क्या नेहरू यूनिवर्सिटी से कोई प्रदर्शन नहीं निकलेगा? क्या हैदराबाद से कोई प्रदर्शन नहीं निकलेगा? क्या जमायतुल उलमा हिंद से कोई प्रदर्शन नहीं निकलेगा? क्या देवबंद से कोई प्रदर्शन नहीं निकलेगा? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई प्रदर्शन नहीं निकलेगा? कोई गारंटी ले सकता है इस बात की? नहीं ली जा सकती, क्योंकि यहां तो फिलिस्तीन के समर्थन में भी नारे लगते हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, हमास का समर्थन लोग करते हैं, हमास की पाई जोन हमास के जो है नारे लगाते हैं। लेकिन मेरा आखिरी सवाल, बहुत छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से 2009 में कन्फ्लिक्ट हुआ था बांग्लादेश के भीतर, वहां बांग्लादेश राइफल्स ने वो जो नरसंहार किया था, उस वक्त भी जो है भारत ने इंटरवीन किया था। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे भारत के, तब भी शेख हसीना की जो कुर्सी है वो भारत ने ही बचाई थी। 2 महीने ही हुए थे तब तो शेख हसीना को प्रधानमंत्री बने हुए। तो मेरा इस सवाल ये है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री जिनके संबंध बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, वो क्या शेख हसीना की कुर्सी बचाने के लिए अपने स्तर पर जो वो कर सकते हैं वो करेंगे? बांग्लादेश की जो सेना है उससे बात करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, एज पर माय पीस ऑफ सजेशन, कि भारत के प्रधानमंत्री को शेख हसीना की मदद के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भारत पाकिस्तान की बदतमीजियों से जूझ रहा। ऑलरेडी भारत में पाकिस्तानी मानसिकता रहने वाले लोग रह रहे हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान 2.0 जो बांग्लादेश बन चुका है, अभी जो सिनेरियो नजर आ रहा है, जो बन चुका है, अगर इसको रोकना है तो भारत, इजराइल, रशिया और अरब को इंटरवीन कर करके बांग्लादेश को सेव करने की जरूरत है और बांग्लादेश को दोबारा शेख हसीना के अंडर लीडरशिप में सरकार देने की जरूरत है। नहीं तो ये ज़ॉम्बीज कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और याद रखिए एक बात बहुत अच्छे से अभिषेक, राहुल गांधी जी बताते हैं कि इस्लाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतिहास के पन्ने 1941 से लेकर के आज तक का ये इतिहास बताया है कि मुसलमानों की बेटियों के सलवार खोल करके 3-3 मिलियन बेटियों के सलवार खोल करके बलात्कार किए। ठीक है नाज़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो जैसे नाज़िया जी ने बताया कि इंटरवीन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जो प्रदर्शनकारी
जो नाज़र जी के शब्दों में इत्तेहाद मतलब जो भीड़ इस वक्त सड़कों पर है, क्या वो मानने के लिए तैयार होगी अगर भारत इंटरवीन करता है? और अगर ऐसा करना ही होता तो ये भीड़ शेख हसीना के खिलाफ नहीं जाती और शेख हसीना को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। तो भारत के लिए भी हालात चिंताजनक हैं, सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। एक बार फिर आपको बता दूं, विदेश मंत्री ने पहले शेख हसीना से मुलाकात की और प्रधानमंत्री से मुलाकात वो कर रहे हैं। तो देखना होगा क्या कुछ निकलकर इस मुद्दे पर सामने आता है। बाकी इस मामले से जुड़ी, बांग्लादेश से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।